सो हाय गाइस, आप देख रहे हैं रूल इट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपको सिखाएंगे कि स्टडीज़ पे कैसे रूल करना है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा अबाउट द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, एंड इस वीडियो में अब हम मेन टॉपिक्स चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट वाज द सोवियत यूनियन? सोवियत यूनियन क्या था, इसमें हम देखेंगे उसके फीचर्स क्या थे, अच्छे अच्छे बुरी चीज़ें क्या थी सोवियत यूनियन में, चैलेंजेस क्या थे। हम देखेंगे सोवियत यूनियन कैसे बना, कैसे स्प्रेड हुआ सोवियत यूनियन, कैसे एक सुपर पावर की फॉर्म में सोवियत यूनियन पूरे वर्ल्ड के सामने आया। सो यूएसएसआर क्या था? यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इस नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ये सोशलिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब बना। तो 1917 में जब रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो रही थी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में पहले बताता हूँ क्या था। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन में पीपल मांग कर रहे थे, जो लोग थे नेशन के, वो मांग कर रहे थे कि उनको सोशलिज्म चाहिए, एंड कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट थे। सोशलिज्म का मतलब है कि उन्हें चाहिए था कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे एगैलिटेरियन वे में काम हो। एगैलिटेरियन वे में काम हो का मतलब है इक्वालिटी हो पूरी सोसाइटी में, सबको इक्वल चीज़ें मिले, इक्वल रिसोर्सेज मिले। एंड वो अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म के। और कैपिटलिज्म के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप होती है चीज़ों की, एंड वो सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए चीज़ें करता है। बल्कि सोशलिज्म में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए चीज़ें होती है। इसलिए रशिया में 1917 में जो रेवोल्यूशन हुई, वहाँ पे लोगों ने सोशलिज्म की डिमांड की, और इसी डिमांड के बेसिस पे बाद में जाके हमारा फॉर्म हुआ 1917 में यूएसएसआर, जो कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ का एक मिलजुल कर एक नेशन था, एक ग्रैंड नेशन टाइप आप बोल सकते हो, जिसको नाम दिया गया यूएसएसआर। यूनियन था सबका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और यूएसएसआर को बनाते हुए कुछ बातें डिसाइड की गई, जैसे यूएसएसआर में जो प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं रहेगी, अबॉलिश कर दी गई प्राइवेट प्रॉपर्टी। सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी लैंड है, जितने भी रिसोर्सेज है, सब स्टेट कंट्रोल है। ये आता है फर्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखने की यूएसएसआर बनाते हुए क्या डिसाइड किया गया। सेकेंड थिंग, सिर्फ एक सिंगल पार्टी ही यूएसएसआर में रूल करती है, और कोई पार्टी अलाउड नहीं है। कोई पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती, कोई दूसरी पार्टी नहीं बना सकता। यूएसएसआर में रहेगी सिर्फ एक पार्टी, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और कोई पार्टी वहाँ पे अलाउड भी नहीं है। हाँ, जो भी इकोनॉमिक डिसीजन होंगे, मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल, किसी भी टाइप का डिसीजन एक इंडिविजुअल नहीं लेगा। किन चीज़ों पे पैसा लगेगा, क्या इंडस्ट्री सेटअप होगी, हर एक इकोनॉमिक डिसीजन सिर्फ स्टेट ले सकती है, यानी सिर्फ गवर्नमेंट ले सकती है। एवरीथिंग इन यूएसएसआर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ। नॉर्मल इंसानों के पास, नॉर्मल सिटीजन्स के पास कुछ भी नहीं था, सब गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था। अब हम जानेंगे कि यूएसएसआर का स्प्रेड कैसे हुआ पूरे वर्ल्ड में। सो देखो, जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी। यूरोप के ईस्ट में जो कंट्रीज़ आती है, वो कंट्रीज़ जो थी, उनको यूएसएसआर ने एड प्रोवाइड की, फाइनेंशियल एड। यूएसएसआर ने उनको हेल्प किया, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, और उनको फ्री करवाया। लिबरेटेड का मतलब होता है फ्री करवाया। उनको फ्री करवाया फोर्सेस से जिनके अंडर वो थे अब, क्योंकि यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी और उनको फ्री भी करवाया, तो वो यूएसएसआर के साथ जुड़ गए। एंड यूएसएसआर के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने यूएसएसआर का ही इकोनॉमिक मॉडल, कि कैसे वो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, उनकी सारी इकोनॉमी के रिलेटेड पॉलिसीज़, एंड पॉलिटिकल मॉडल, यानी वो कैसे पॉलिटिक्स चलाते हैं, कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारी पॉलिसीज़ अडाप्ट कर ली। मतलब खुद भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उन कंट्रीज़ ने जिनको यूएसएसआर ने हेल्प किया जब वो प्रॉब्लम में थे। तो ऐसे यूएसएसआर का स्प्रेड हुआ। यूएसएसआर ने हेल्प प्रोवाइड की
एंड वो कंट्रीज यूएसएसआर के साथ मिल गई बिकॉज यूएसएसआर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ऐसे ही यूएसएसआर का स्प्रेड हुआ एंड फिर इन सब कंट्रीज ने मिलके साइन किया वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट क्या है? वॉर्सो पैक्ट एक एग्रीमेंट टाइप है जो इन सब ने साइन किया, जिसमें इन्होंने बात की कि अगर आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी कंट्री हम पे अटैक करती है या हमें थ्रेट प्रोवाइड करती है तो हम सब जो भी यूएसएसआर के पार्ट है कंट्रीज़, हम सब मिल के वापस काउंटर अटैक करेंगे और एक दूसरे को हर कंडीशन के अंडर प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक नाटो की तरह ही है और ये बनाया भी नाटो के रिस्पॉन्स में गया था। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना पता ही आपको नाटो क्या है। जैसे नाटो है वैसे ही वॉर्सो पैक्ट है, और वॉर्सो पैक्ट यही था कि हम सब मिलके एक दूसरे की हेल्प करेंगे। एक को थ्रेट आएगा या एक को कोई अटैक करती है कंट्री तो सब मिलके काउंटर अटैक करेंगे उस कंट्री पे, सो दैट हम सेफ वे में रह पाएँ। सो दिस वाज द वॉर्सो पैक्ट जो कि यूएसएसआर की कंट्रीज़ ने साइन किया था। और ये जो सब कंट्रीज साथ आ गई इनको नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड या सोवियत ब्लॉक। आप कुछ भी बुला सकते हो, सेकेंड वर्ल्ड भी बोल सकते हो और सोवियत ब्लॉक भी बोल सकते हो। अब सेकेंड वर्ल्ड क्यों? सेकेंड वर्ल्ड इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 2 सुपर पावर्स थी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया। सो फर्स्ट सुपर पावर जो है यूएसए, उसका ब्लॉक आता है, उसे हम फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। एंड जो यूएसएसआर के साथ है उसको सेकेंड वर्ल्ड। तो अब हम देखेंगे कि सोवियत यूनियन के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, या आप इनको क्वालिटीज़ भी बोल सकते हो। मेनली यहाँ पे क्वालिटीज़ के बारे में ही बताया है। एक्चुअली मैंने बुक के एक ही टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ, जिससे आपको आंसर राइटिंग में बेटर वे में आप कर पाओगे एंड आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। सो क्या फीचर्स है सोवियत यूनियन के? सो फर्स्ट फीचर क्या है कि सोवियत यूनियन जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, सिर्फ आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस के बाद सोवियत यूनियन की इकोनॉमी, इनकी जीडीपी वर्ल्ड की नंबर सेकंड पे आती है, ठीक है। बस यूएसए के बाद है, अदरवाइज सबसे बड़ी इकोनॉमी इनकी वर्ल्ड में। सेकंड थिंग, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा था। एनर्जी रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, ऑयल था इनके पास, आयरन, स्टील एंड एवरीथिंग। आज भी इंडिया रशिया से ऑयल लेता है, तो इनके पास स्टार्टिंग से ही ऑयल के रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है जो कि इनको हेल्प करता था। इनका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी काफ़ी अच्छा था। तो ये आ जाता है कि इनके पास रिसोर्सेज एंड ऑल अच्छा था, ओके। एंड एक पॉइंट आ गया हमारे पास इकोनॉमी का, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। सोवियत यूनियन में जो इनकी अपनी इंडस्ट्रीज थी कंट्री के अंदर, वो इंडस्ट्री सब कुछ बनाती थी, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक, जिसको बुक में बोला गया फ्रॉम पिन्स टू कार्स, जिससे बताना चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक डोमेस्टिकली, मतलब कंट्री के अंदर ही जो इंडस्ट्रीज थी वो सब कुछ बनाती थी। बट हाँ, इनकी इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी क्वालिटी कम होती थी, इतनी भी कम नहीं होती थी, जस्ट दैट उनकी क्वालिटी जो यूएसए में गुड्स बनते हैं, जो यूएसए में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उससे कम होती थी। तो 3 पॉइंट कर लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा इकोनॉमी का, सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क और इनके रिसोर्सेज के बारे में, थर्ड पॉइंट आ गया हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री। देन उसके बाद सोवियत यूनियन की एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, फोर्थ पॉइंट, कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब बेसिक नीड्स जो है वो हर बंदे को प्रोवाइड हो रही थी। एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ सबको मिल रही थी बराबर वे में। कोई बहुत ही बुरा लाइफ सफ़र नहीं कर रहा था, कोई पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं था, सबको एक प्रॉपर लाइफ मिल पा रही थी सोवियत यूनियन में। एंड बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम्स, मतलब वो आइटम्स जो कि लोगों की बेसिक नीड्स है, लोगों को चाहिए ही चाहिए जीने के लिए, इम्पोर्टेंट है जो आइटम्स, उन आइटम्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पे बेचती थी, मतलब बहुत ही कम रेट्स पे। इवन गवर्नमेंट कभी कभी खुद नुकसान उठाकर उनको बेचती थी इतने कम रेट्स पे, सो दैट नॉर्मल पॉपुलेशन जो है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है कंट्री के, वो इजीली बेसिक नेसेसिटी वाले आइटम खरीद पाए। एक और अच्छा फीचर था, क्योंकि सब कुछ स्टेट ओन्ड था, तो स्टेट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देता था, जिसकी वजह से कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थी ही नहीं। एंड लास्ट पॉइंट जो कि हमने पहले भी देखा है कि स्टेट ओनरशिप थी, सब कुछ था अंडर द कंट्रोल ऑफ
स्टेट, चाहे वो फार्मिंग हो या इंडस्ट्रीज हो, सब स्टेट के कंट्रोल के अंदर था। और यही सारी चीज़ें आ जाती है सोवियत यूनियन के इंपॉर्टेंट फीचर्स में, कि कैसे सोवियत यूनियन वर्क करता था, क्या फीचर थे इनके, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं सोवियत यूनियन में। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि सोवियत यूनियन ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अब अच्छी कुछ चीज़ें देख ली, बट ऑब्वियसली सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता किसी भी कंट्री में। हर जगह कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशंस होती ही है। तो क्या चैलेंजेस फेस की सोवियत यूनियन ने? एक तो यहाँ का सिस्टम जो था सोवियत यूनियन का, बहुत ही अथॉरिटेरियन था। मतलब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सब कुछ इम्पोज कर देती थी सिटीजन्स पे, विदाउट इवन थिंकिंग कि सिटीजन्स को क्या चाहिए। फ्रीडम बिल्कुल नहीं थी, ऑब्वियसली डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे, सिटीजन्स की चॉइस को बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता था। एंड गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी चलाती थी, सिर्फ अपनी मर्जी से कोई भी लॉ, एनीथिंग, कोई भी पॉलिसी इम्पोज कर देती थी। सेकेंड चीज़ आती है हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी सोवियत यूनियन के लोगों के पास। वो क्या चाहते हैं वो ये बता भी नहीं सकते थे, उनके पास ये राइट भी नहीं था, जिससे ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत डिससेटिस्फैक्शन थी लोगों को। थर्ड चीज़ आ जाती है डेमोक्रेसी। एंड ऑब्वियसली बात है कि ये जो सब है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अथॉरिटेरियन सिस्टम, ये था बिकॉज डेमोक्रेसी नहीं थी। सो डेमोक्रेसी एक नीड होती है हर कंट्री की, क्योंकि एक कंट्री ऐसे चलनी चाहिए जहाँ पे लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जाए, और वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है सोवियत यूनियन का। देन हमारे पास आ जाता है सोवियत यूनियन का सिस्टम, जिसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। रिफॉर्म्स इन द सेंस उन सिस्टम्स को चेंज करने की नीड थी। क्यों थी नीड? बिकॉज वो सिस्टम जो है वो अकाउंटेबल नहीं था लोगों को। अकाउंटेबल का मतलब है यहाँ पे आंसरेबल, मतलब लोग उनको पूछ नहीं सकते कि आपने कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की तो क्यों की। वो अपनी मर्जी से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड दे आर नॉट आंसरेबल। उनको आंसर देने की भी ज़रूरत नहीं है सिटीजन्स को। इस चीज़ से भी बहुत डिससेटिस्फैक्शन कॉज हुई, और ये मेजर चैलेंज था उनके सिस्टम के लिए, क्योंकि दिस वॉज अ ड्रॉबैक एंड ये एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। और ऐसा अगर हो तो ज़्यादा टाइम तक कोई भी कंट्री रन नहीं कर सकती। अगला पॉइंट आ जाता है हमारे पास कल्चरल अफेयर्स वर सप्रेस्ड। तो सोवियत यूनियन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से मिलके बना था, अलग अलग नेशन से मिलके बना था। एंड ये जो बाकी रिपब्लिक्स थे, ये 15 रिपब्लिक्स जिनको मिलके सोवियत यूनियन बना था, इन सब के कल्चरल अफेयर्स को सप्रेस किया जाता था। यहाँ का कल्चर फॉलो नहीं करने देते थे जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ एक सेंट्रल कल्चर चलाते थे अपने हिसाब से, जो गवर्नमेंट को लगता था सही है, वो कल्चर फॉलो होना चाहिए, वो ट्रेडिशन फॉलो होना चाहिए। और बाकी कोई भी जो 15 रिपब्लिक है उनमें कोई भी अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ये भी एक चैलेंज था जिसकी वजह से फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम्स कॉज होगी। अगला पॉइंट ये आता है कि जब यूएसएसआर बना, मेनली रशिया लीडिंग रोल प्ले कर रहा था यूएसएसआर बनाने में, बट डॉक्यूमेंट्स पे साइन हुआ था कि यूएसएसआर इन सब रिपब्लिक से मिलके बनता है एंड सारी रिपब्लिक्स आर इक्वल। बट ऐसा नहीं हुआ इन रियलिटी। ऑन पेपर तो सब इक्वल थे, ऑल आर इक्वल, बट इन रियलिटी क्या हुआ, रशिया जो था वो डोमिनेट करता था सबको। एंड जो हमने पिछला कल्चर का पॉइंट भी पढ़ा, रशिया सिर्फ अपना कल्चर इम्पोज करता था सब पे एंड बाकियों का कल्चर फॉलो ही नहीं देता था। सो डॉक्यूमेंट्स में कुछ और एंड इन रियलिटी कुछ और। एंड ये भी इसलिए एक चैलेंज था क्योंकि जो बोला गया वो फॉलो नहीं किया गया, जिससे लोग डिससेटिस्फाइड थे। बिकॉज हर इंसान को अपना कल्चर ही प्यारा होता है, और जब वो डिससेटिस्फाइड होंगे तो कंट्री की एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अभी तक हमने देख लिया कि सोवियत सिस्टम क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें अच्छी बातें क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, सोवियत सिस्टम के चैलेंजेस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वहाँ पे, क्यों सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ, ये भी हमने जाना। प्रॉपर वे में नहीं, बट एक आइडिया हमें मिल गया है कि आगे जाके ऐसा क्यों हुआ होगा, सोवियत सिस्टम कैसे स्प्रेड हुआ, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई उसके बनाते हुए, सब हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि जो सोवियत सिस्टम है, जो यूएसए से जिनकी कोल्ड वॉर चल रही है,
बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। क्या इनकी आइडियोलॉजी और इनका सिस्टम सच में यूएसए से बेटर है, और दिस इज जस्ट नॉनसेंस वॉर जो कि जस्ट चल रही है बिकॉज दे बिलीव कि इनकी आइडियोलॉजी इज बेटर। तो अभी हम वही चीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आर्म्स रेस। आर्म्स मतलब वेपन्स, और आर्म्स रेस मतलब वेपन्स बनाने की रेस में। यस, वेपन्स बनाने में रशिया या यूएसएसआर इज अ मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, यूएसएसआर वेपन्स बनाने में इक्वल था यूएसए के, बट उनको एक ग्रेट कॉस्ट उठानी पड़ी इसके लिए। वो अपने बाकी डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगा पा रहे थे, एंड पूरा पैसा सिर्फ आर्म्स, वेपन्स एंड मिलिट्री को डेवलप करने में ही चला गया। तो इवन दो वो आर्म्स में या वेपन बनाने में इक्वल थे यूएसए के, बट स्टिल यूएसएसआर कहीं ना कहीं यूएसए से पीछे था, क्योंकि वो बाकी जगहों पे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था इस रीज़न से। सेकंड पॉइंट आ जाता है टेक्नोलॉजी। यूएसए के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी थी। और अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी यूएसए से बहुत पीछे थी। यूएसएसआर वाज फार बिहाइंड इन टेक्नोलॉजी। ये आ जाता है सेकंड पॉइंट। ये भी हमें बताता है कि यूएसएसआर नहीं था इक्वल यूएसए के, एंड यूएसए बेटर था। थर्ड पॉइंट, जो यूएसएसआर है ये पब्लिक सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा था, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर था। और अगर हम बात करें यूएसए की, तो वहाँ पे फ्रीडम थी, डेमोक्रेसी थी, जो कि यूएसएसआर में नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और यूएसए के लोग सेटिस्फाइड थे। तो इस सेंस में भी यूएसएसआर इज लैगिंग बिहाइंड यूएसए। अगर हम अगला पॉइंट देखें जो कि फोर्थ पॉइंट है, तो हम टेक्नोलॉजी बेसिस पे प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो यूएसएसआर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, बहुत लार्ज अमाउंट में करता था, बट उनकी टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी। अब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में फ़र्क है। प्रोडक्शन होता है कि मैं एक मशीन यूज़ करके कितना मैंने चीज़ बनाई, और प्रोडक्टिविटी होता है मैंने कितना बेटर वे में उस मशीन को यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाई। तो इवन दो प्रोडक्शन थी यूएसएसआर में, बट प्रोडक्टिविटी कम थी, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है किसी भी कंट्री के लिए। आपकी कैपेसिटी, आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो अपनी मशीन्स को, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट जो कि हमें साफ साफ दिखाता है कि यूएसएसआर काफ़ी पीछे था यूएसए के, वो ये है कि यूएसएसआर को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, और साल दर साल ये फूड इंपोर्ट बढ़े जा रहा था यूएसएसआर का। और जो भी कंट्री फूड इंपोर्ट करती है, इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर उनके पास फूड की शॉर्टेज है, वो अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर फूड नहीं दे पा रहे, फुलफिल नहीं कर पा रहे नीड्स, इसीलिए उनको फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जो कि एक कंट्री की बैकवर्डनेस को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो यूएसएसआर पीछे था हर कंटेक्स्ट में यूएसए के। तो हम बोल सकते हैं कि यूएसएसआर वॉज नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द वेस्ट। वेस्ट क्या है? वेस्ट हम बोलते हैं यूएसए के ब्लॉक को और यूएसए को। सो इसी के साथ होता है हमारा फर्स्ट टॉपिक ख़त्म कि व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। एंड मैंने आपको जिस वे में पढ़ाया है, इसमें पूरे नोट्स कवर होते हैं। आप नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो, जो मैंने लिखा है प्रॉपर कॉपी में लिख सकते हो। एंड मैं बोल सकता हूँ कि आपको एक बार भी बुक ओपन करने की भी नीड नहीं है, बट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप बुक ओपन करके देख सकते हैं। एंड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like it, please share it with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.